लास्ट में 2 गेंदों पे 2 रन। इट वाज अ वेरी वेरी बिग गैम्बल। क्यों हो रहा है डेविड मिलर के साथ भाई, क्यों? चॉइस हमेशा अच्छी रही है, बस थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छी नहीं शॉट मारा बट एज लग के, अब मैं क्या क्या गिनवाऊं बट और उसके बाद से तो काया पलट होगी मैच की। एंड में एकदम से मजा आने लग गया। क्या क्या ये क्या भाई, सेलिब्रेशन है, रो रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। तो दर्शकों 30 में 30 हो या 2 में 2 हो, वहां तक ना पहुंच पाने का दुख अगर किसी को पता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ डेविड मिलर। अगर टीम के लिए सब कुछ कर देने के बावजूद आप हार की कगार पे खड़े होते हो, सब कुछ देने के बाद, तो उस हार का दर्द सिर्फ जानता है डेविड मिलर। ये मैच इतना क्लोज जाने के बाद एंड गुजरात टाइटंस ने इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया था कि दिल्ली कैपिटल्स वर नोवेयर इन द मैच। इतना अच्छे अच्छे ओवर्स डाले थे, फिर आया एक वो ओवर जहां मोहम्मद सिराज ने रन्स लीक किए और उसके बाद से तो काया पलट होगी मैच की। एंड में एकदम से मज़ा आने लग गया और वो मज़ा हम चाह रहे थे कि चलो अब इतना आया है तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ भी चला जाता है मैच। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई दिल्ली कैपिटल्स तक गया ही नहीं। और मुझे यही बात समझ आती है कि जब भी मैच हार और जीत के बीच में बचता है ना तो वहाँ आपको डेविड मिलर मिल जाते हैं। और दर्द बात इस बात का है कि उसमें उस कहानी का जो विलन बनता है वही बनता है, बेचारे को हमेशा हार वाले हिस्से में आ जाता है वो। आपको 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल याद ही होगा भाई, एंड में लेके चला गया था बंदा, पर वहां से हार मिली। 2023 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, वहां भी पूरी टीम बिखर गई थी, वहां अकेले बंदे ने सेंचुरी मारी, लेकिन फिर वही कहानी, फिर से हार गए एट द एंड। भाई वो ना मैं देखना चाहता हूँ कि डेविड मिलर वो सेलिब्रेशन करे, खुश हो, लेकिन एट द एंड भाई उदास चेहरा, वही कंधे पे बंदे 2-3 हाथ रख के आ जाते हैं। मेरे को समझ आती है कि आखिरी लाइन से पहले कैसे वो क्यों हो रहा है डेविड मिलर के साथ भाई, क्यों? पता नहीं भाई कौन से चौराहे पे उन्होंने कौन से वो टोटके वोटके पैर रख दिया था कि उनके साथ ये हर बार हो जाता है। लेकिन बहुत दुख हो रहा है यार। बट जिस तरह से शुरुआत से अगर हम बात करें आनंद, तो भाई मज़ा आने लग गया था वहीं पे जहाँ शुभमन गिल और जॉस बटलर की बल्लेबाजी अच्छी देखने को मिल गई थी। और 60 से ऊपर का पावर प्ले का स्कोर उनका बना और सेम दिल्ली का ही बना, अच्छा स्कोर था। एंड अगर जीटी की बैटिंग की बात करें तो वही प्लेयर्स चले सब लोग जो एक्चुअली फॉर्म में नहीं थे। हाँ, गिल हो गए। हाँ, एक्चुअली वही मैच था कि भाई ये कहने की बात थी कि डीसी और जीटी का मैच था, लेकिन मैच था एक कमबैक का। जितने भी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर थे सबका कमबैक हो गया। जॉस बटलर कब से रन्स नहीं मार रहा, वो बंदा इंग्लैंड के लिए रन्स नहीं मार रहा, यहाँ के भाई रन्स मारे, 55 रन्स की इनिंग्स खेली, 5 छक्के मारे। और भाई शुभमन गिल को भी अपने आप को प्रूफ करना था कि भाई मैं भी टी20 प्लेयर हूँ, मैं भी खेल सकता हूँ। शुरुआत में वो थोड़ा लो चल रहे थे, 22 बॉल पे 28 रन की इनिंग खेली, लेकिन उसके बाद जो एक्सेलरेट किया। फिर बात आती है भाई वॉशिंगटन सुंदर की। बहुत लोगों ने सवाल किए कि इनको क्यों प्रमोट करते हो, टॉप ऑफ द ऑर्डर क्यों खिलाते हो, लेकिन आज उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया और बताया कि भाई देखो मेरे को इसलिए खिलाते हैं। और मुझे लगता है कि जीटी आज बहुत खुश होगी अपने परफॉर्मेंस से। हाँ, ये बात सच है कि आज वो किस्मत की वजह से मैच जीते, मैच वो अपनी बॉलिंग से नहीं जीते। भाई बॉलिंग से भी जीते हैं। मेरे को लगता है राशिद खान ने जिस तरह से गेंदबाजी किया गुजरात टाइटंस के लिए, वो एक एक्सेप्शन थी वहाँ पर। बट गुजरात की अगर हम बात करें और इनिंग्स की बात करें तो वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि थोड़े से रन शॉर्ट थी। जो लास्ट के 7-8 ओवर्स थे उसके अंदर 70 कुछ रन बने थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो वहाँ पे थोड़ा सा कैपिटलाइज नहीं किया गया। मे बी बिकॉज वॉशिंगटन सुंदर थे वहाँ पर, क्योंकि उनसे वो हार्ड हिटिंग आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आप वो फिनिशिंग कैपेबिलिटीज लेकर आएंगे। वॉशिंगटन सुंदर केम इन व्हेन शायद से 79 फॉर 2 थी और 7.2 या 3 ओवर्स हुए थे, विच इज़ द राइट टाइम फॉर हिम टू कम इन। और उस टाइम पे उन्होंने वही किया जो उनको डिलीवर करना चाहिए था और अच्छी 50 मारी है। मतलब 32 गेंदों में 55 रन बनाया, नॉट अ बैड स्कोर एट ऑल। बट जहाँ से कैपिटलाइज करना चाहिए था डेथ बॉलिंग में या फिर किसी और को आने देते कि आप लो अपने चांसेस, वहां से मेरे को लगा कि शायद से थोड़ी सी देर हो गई एंड ग्लेन फिलिप्स को थोड़ी सी और गेंदबाजी खेलने को मिलती तो शायद से मेरे को लगता है कि बेटर हो सकता। मुझे लगता है कि जीटी थी 15 ओवर्स के बाद 160 और उसके बाद आपने पूरे 5 ओवर्स खेल के आखिरी के 5 ओवर में अगर आप 49 रन बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात नहीं है आपकी बैटिंग में। मुझे लगता है कि जीटी ने बहुत बड़ी गलती करी डेविड मिलर को छोड़कर, और आज डेविड मिलर ने वो चीज़ आपको दिखाई। ये मैच मैं फिर से कहता हूँ कि ये गलती से जीती है जीटी। अगर डेविड मिलर वो सिंगल ले लेते तो मेरे को लगता है कि शायद मैच वहाँ से डीसी जीत जाती। यार वही तो कंट्रोवर्शियल एक क्वेश्चन रह जाएगा कि क्यों नहीं लिया डेविड मिलर ने वो सिंगल। एक सिंगल की कीमत तुम क्या जानो मिलर बाबू। आज डीसी के हाथ में एक और जीत होती, वो एक सिंगल की वजह से 3 टॉस भी जीतते, 3 मैच भी जीतते। एंड द गुड पार्ट और सरप्राइजिंग पार्ट ये है अब तक का कि गुजरात टाइटंस ने 209 का लक्ष्य 210 का लक्ष्य दिया और वहां पे जो दिल्ली कैपिटल थी पहली बार 200 प्लस का लक्ष्य चेज कर रही थी। अब तक देवर चेजिंग अराउंड 160 150 समथिंग ऐसे। उनकी बॉलिंग अच्छी रह रही थी। क्योंकि बॉलिंग अच्छी रह रही थी। आज बॉलिंग ने रन्स लीक किए डीसी के
एक्सेप्शन ऑलवेज बीइंग देयर लुंगी अंगीडी, उन्होंने फिर से बढ़िया गेंदबाजी करी है, स्लोअर्स और वो सब बहुत बढ़िया, ऑलवेज मजा आ गया देख के, ठीक है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से लूप होल्स देखने को मिले हैं। मुकेश कुमार अंडर प्रेशर नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, हार्ड हिट कर रहे थे लेंथ स्कोर, जहां भी मतलब रन्स लीक हो सकते हैं वहां पे रन्स लीक हुए हैं डीसी की तरफ से, तो वो एक देखने वाला कंसर्न होगा। मुझे लगता है कि मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो था 12वां ओवर, जब विपराज निगम बॉलिंग करने आए, क्योंकि उससे पहले शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट बहुत कम चल रही थी, 130-40 के आसपास चल रही थी, और वॉशिंगटन सुंदर भी उस वक्त फॉर्म में नहीं लग रहे थे, वो भी डीप इन द क्रीज जाके बैटिंग कर रहे थे, बॉल्स हिट नहीं हो रही थी। लेकिन जब वो ओवर आया वहाँ पे उन्होंने 23 रन खा लिए, वो सबसे बड़ा ओवर था मैच का, और वहाँ से शुभमन गिल भी फॉर्म में आ गए, उनके बल्ले से बॉल लगने लगी, उनके ओवर में उन्होंने छक्के चौके मारे। तो मुझे लगता है कि वो एक मैच का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसको लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, बट वहाँ पे विपराज निगम को बॉलिंग देना मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव नहीं था बिल्कुल भी। एक ओवर में 23 रन लगे थे विपराज निगम को यार, मतलब ऑब्वियसली दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। और वो 23 रन, सोचो अगर 23 ये जगह पे 10 रन कम होते, 13 भी होते या 15 भी होते फॉर दैट मैटर, तो आपके कहीं ना कहीं रन्स कम हो जाते, 200 के आसपास का स्कोर रहता। ये 10 रन अगर कम होते तो आपके सीधे 200 मुझे लगता है कि अगर विपराज निगम वो बॉलिंग करने नहीं आते तो 200 बनते भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे वो लोग बल्ले से उनके बॉल नहीं लग रही थी। आप एक बहुत अच्छे बॉलर नहीं हो, और उस वक्त जहाँ पर वो दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, उनको कोई तो ऐसा बॉलर चाहिए था जिसको वो टारगेट करे, और उन्होंने विपराज निगम को टारगेट किया। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी गलती हुई है अक्षर पटेल से विपराज निगम को वहाँ पर बॉलिंग देकर। अब भाई मतलब रही बात दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी की, फिर भी ठीक थी। गुजरात टाइटंस की भी सही थी, कैप्टनसी भी अच्छी थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग पे अगर हम बात करें, केएल राहुल के बल्ले से रन आ गए हैं, दिल खुश हो गया है, ऐसे मजा आ गया था ना दिल वालों की। आज तो दिन बन गया था, वैसे ऑलमोस्ट दिल्ली वालों का दिन बन गया था, क्योंकि यार जिस तरह से बैटिंग हुई है ना, क्लास केएल राहुल। मैंने जय भाई मैंने कल बोला था कि यार राहुल भाई रन्स मार दो, और आज राहुल भाई ने रन्स मार दिए। मैं कह रहा हूँ एडिटर साहब आप ना वो वाली क्लिप लगा देना मेरी कल वाली। और यार उनकी बैटिंग देखने के बाद ना ऐसा लगता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, क्या क्लास बैटिंग करता है। और जब भाई राहुल खेलते हैं ना तो मुझे लगता है कि बस मैं देखता रहूँ, मुझे और कुछ नहीं देखना, बस मेरे को सामने चाहिए कि भाई केएल राहुल बैटिंग करे। वो जो पिकअप शॉट उन्होंने एक मारा, उनके पिकअप शॉट, वो जो डीप इन द क्रीज जाके शॉट खेलते हैं, वो बहुत अच्छा मैच को चला रहे थे। लेकिन भाई वो ओवर सिराज का मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो जो उनका 17वां ओवर आया था वहाँ पे उन्होंने 8 रन्स दिए, 2 विकेट गई वहाँ पे, स्टब्स के विकेट गई, राहुल की विकेट गई। उनको पता था कि भाई सिराज आगे डालने वाले हैं, वाइड यॉर्कर की तरफ अटेम्प्ट करेंगे, शॉट मारा बट एज लग के। अब मैं क्या क्या गिनवाऊं बट ओवरऑल जो बैटिंग थी इवन दिल्ली कैपिटल्स की, प्रथुम निशंका हो, केएल राहुल हो, जब केएल राहुल थोड़ा शांत थे तो प्रथुम निशंका वाज टेकिंग द लीड एंड ही वाज हिटिंग द बॉल्स आउट ऑफ द पार्क। मतलब बहुत मजा आ रहा था, क्लासी, स्टेबल एंड क्लीन स्ट्राइकिंग ऑफ द बॉल होती है ना, वो देखने को मिल रही थी, एंड आई वाज एंजॉयिंग थॉरली हिज परफॉर्मेंस। बट उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा नीचे आए, नीतीश राणा आते चले गए, उसके बाद समीर रिजवी, भाई वो मैच, वो जो ओवर था ना, दैट वाज अ वेरी वेरी बिग टर्निंग पॉइंट, बिकॉज समीर रिजवी बीइंग एन इनफॉर्म बैटर, वो एकदम से मतलब अर्श से फर्श पे आ गया बंदा कि 0 पे आउट भेज दिया आज तो। मैं आपको एक बात में रोकना चाहता हूँ कि यार हम इम्पैक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, हम अपना मेन मुद्दा ही भूल गए हैं। अरे यार वही है, अभी समझ में आई जाएगा, एंड में कंक्लूजन तो निकल ही जाएगा उस चीज का। बता दो, हीरो बताओ। हीरो यार मेरे लिए हीरो आई वुड से कि राशिद खान। ओके, राशिद खान की बॉलिंग मतलब मेरे को लगता है दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। एंड सिराज भी हो सकते थे, बट सिराज का अगर वो 23 रन का महंगा ओवर ना जाता, सिराज मोहम्मद सिराज भी हो सकता, बिकॉज केएल राहुल का विकेट बहुत क्रूशियल था। बट उसके बाद जो नेक्स्ट ओवर में उनके साथ हुआ, तो उसके बाद से मेरे को लगता है कि स्टिल राशिद खान वाज ऑन अ बेटर एज, तो राशिद खान विल बी माय हीरो। व्हाट अबाउट यू? मुझे लगता है पहले मैं राशिद खान की थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हमने राशिद खान की वो फॉर्म देखी है कि आपने 4 ओवर्स में मात्र कितने 17 रन दिए, 3 विकेट्स निकाली है भाई ने। आपने सोचो 200 हर मतलब दोनों टीम से 200 रन्स बने, और आपने मात्र 4.2 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। क्रेजी यार, मतलब भाई ग्रेट। और टर्न भी मिल रहा था उनको, ग्रिप मिल रही थी बॉल से। गुगली जो समीर रिजवी को डाली थी, दैट वाज एब्सोल्यूट पीक राशिद खान मोमेंट की। भाई राशिद खान की गुगलीज आप नहीं पढ़ पाते, और समीर रिजवी बीइंग एन इनफॉर्म बैटर, जिसको बॉल आराम से दिख रही होगी, कॉन्फिडेंट होगा बंदा, उसने इस ग्राउंड पे रन्स भी बनाए हैं, बट स्टिल समीर रिजवी कुडंट रीड हिम। जब पहली बॉल डालने आया राशिद खान, उनके सामने केएल राहुल थे, और केएल राहुल सबको पता है स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, वो सिंगल डबल बहुत अच्छा चलाते हैं, लेकिन पहली बॉल जो मिस हुई ना, मैं समझ गया कि आज राशिद खान का दिन है। और आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, चॉइस हमेशा अच्छी रही है, बस थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अब मैं अपने हीरो बता दूं, मैं अपने विलन बता दूं इस मैच के। जो मेरे को लगता है विलन, मेरे को लगता है वो 12वां ओवर,
विपराज निगम का। मुझे लगता है कि वो मैच में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उसके अलावा जो मेरे विलन है वो नीतीश राणा, क्योंकि आप देखो आपको नीतीश राणा को दिल्ली ने बहुत बैक किया कि भाई उनको चाहिए, और आपकी क्या इनिंग्स रही हैं? आप 100 के स्ट्राइक रेट से कम के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हो। उनके लखनऊ के अगेंस्ट उन्होंने 17 बॉल्स पे 15 रन मारे। हाँ चलो मानते कि टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, आप अपना टाइम ले सकते थे, लेकिन उसके बाद आप 0 पे आउट हो गए और आज आपने 200 का टारगेट का चेस कर रहे हो। आज 6 बॉल पे 5 रन। नीतीश राणा से हम ऐसी बैटिंग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं भाई। मुझे लगता है कि ही इज़ अ मेन विलन ऑफ द मैच। अगर वो सामने से थोड़ा सा भी अपने ऊपर लेते कि हाँ मुझे खेलना है आज, अच्छा खेल के जाते, क्योंकि राहुल आपके साथ बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि भाई ही इज़ अ मेन विलन ऑफ द मैच। एंड आई वुड से मेरे लिए मेन विलन मैं कहना नहीं चाहूँगा, बट स्टिल डेविड मिलर यार। लास्ट में 2 गेंदों पे 2 रन, इट वॉज अ वेरी वेरी बिग गैम्बल खेलने के लिए। एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी कुड रिलाई ऑन मिलर कि यार वो 1 गेंद में 2 रन तो बना ही सकते हैं, एंड ही वाज आल्सो बैकिंग हिमसेल्फ। वो एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर आपको अपने आप को बैक करना पड़ेगा कि यार मैं ले जाऊंगा, बिकॉज मे बी विपराज निगम शायद से वो प्रेशर हैंडल ना कर पाए, एंड बीइंग अ सीनियर ही डिड द राइट थिंग, बट बस वो हो गया। वो अगर शायद से एक सिंगल ले लेते ना तो स्टिल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती जीतने की, और एटलीस्ट टाई तो हो ही जाता ना मैच। आप देखो आपका विलन आपने बना दिया, लेकिन उस विलन ने विलन बनने की जो आपसे वो विलन बना है वो भी ना अपनी काबिलियत से ही वो बना है, क्योंकि मैच वहां तक गया ही इसलिए कि आप विलन बना पा रहे हो। इट इज अ वेरी हार्ड कॉल टू टेक, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा डिसीजन था जो अब बहुत कंट्रोवर्शियल रहेगा, और सब लोग ये लोग बात करेंगे, और जितनी जनता है सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड होने वाले थे कि मिलर भाई यार 2 में 2 चाहिए थे, एक सिंगल ले लेते, विपराज निगम भी कर लेता इतना, तो उस बंदे ने भी बाउंड्री लगाई थी अच्छी खासी, तो उससे एक पहले बॉल पहले कुलदीप यादव थे दूसरे एंड पे। हाँ कुलदीप यादव दूसरे एंड पे, सॉरी यार, तो कुलदीप यादव के साथ तो नहीं और बट स्टिल यार, बट वो हो जाता वो रिस्क नहीं लेना चाहिए था। एक रन वो मेरे को लगता है कि वो रिस्क बिल्कुल उनको नहीं लेना चाहिए था। और मैं अपना हीरो बताना आपको भूल गया, मेरे हीरो हैं भाई सिराज। वो उनका 17वां ओवर, 8 रन, ठीक है, 2 विकेट। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा मूव था। उन्होंने बहुत अच्छी स्लोअर वन डाली केएल राहुल को, फिर उसके बाद भले 2 वाइड डाली, फिर एक छक्का खाए, लेकिन भाई वो ओवर बहुत बेस्ट था, और शायद लगता है कि वही मैच जिता दिया था उन्होंने। वो तो मिलर आके इधर उधर हलचल करके चले गए, बट वहां पे दिल्ली हलचल भूकंप में जाके गया वो बंदा। 106 मीटर का छक्का मारा यार भाई। वो छक्का तो मतलब ऐसा था कि मैं कहाँ तक जाएगा ये, कितनी दूर जाएगा, एंड इट वाज ऑलमोस्ट अ नो लुक शॉट। और उससे पहले भी एक लगाया था, और उसके बाद दूसरा फिर से लगाया मिलर ने। मैंने वो शॉट देख के बोला बेन स्टोक्स भाई, इट वाज ह्यूमंगस। गाइस अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वही बताना यार कमेंट्स में आपके क्या रिएक्शन थे, बिकॉज डेविड मिलर का छक्का ही इतना लंबा था भाई, कितना गजब का छक्का लगाया था वो। जो भी उनकी बैट की कंपनी है वो उसके स्टेक ज़रूर बढ़ने वाले हैं, उसके बैट्स की थोड़ी सी मेरे को लगता है रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी। अब अगर भाई हम बात करें अगले मैच की, अगला मैच है केकेआर वर्सेस एलएसजी का, और जो कि है एडन गार्डन्स में। अब ये ना हो कि बारिश ना आए। एलएसजी वर्ल्ड कप जीत के आ रही है। एलएसजी वर्ल्ड कप जीत के आ रही है। संजीव सर थोड़े से इमोशनल हो गए थे, मेरे बच्चे जीत गए, मेरा हम इधर उधर लगे रहे भाई, वर्ल्ड कप जीते हैं वो, क्या 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 ये क्या भाई सेलिब्रेशन है, रो रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। बट चलो आप डांटते हारते बच्चों को, बच्चों ने आपको अच्छा परफॉर्म करके दिया, खुशी बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट चलो ये 2 ऐसी टीम्स है जो बहुत ही वीक है कंपैरेटिवली, जो हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ वाइज भी। प्रॉमिसिंग ज़रूर है एलएसजी, जिस तरह की बॉलिंग हमने पिछले मैच में देखी है, एंड इवन बैटिंग तो वो ठीक ठाक लगी है। और जो एडन गार्डन्स का मैदान है वहाँ पर अगर मोहम्मद शमी चल जाता है, बिकॉज उनका तो होम ग्राउंड है एक तरह से, वहाँ से बंगाल के लिए खेलते रहे हैं और इतनी अच्छी फॉर्म में आ रहा है, तो आई वुड एक्सपेक्ट मोहम्मद शमी टू बी द मेन हीरो ओवर देयर। अगले इम्पैक्ट रिपोर्ट में शायद से मोहम्मद शमी की बात कर रहे हो, मे बी कि हमारे हीरो वही हैं, बट लेट्स सी। डू यू हैव एनी फेथ इन केकेआर की शायद से वो कम बैक कर सकते हैं? 1 पॉइंट आ गया, खाता खुल चुका है वैसे क्या पता, भगवान की दया से। मुझे लगता है कि मुझे है यकीन, मैं मानता हूँ कि केकेआर कमबैक कर सकती है, और बस एक प्लेयर की वजह से, फिन एलन। जिस दिन वो बंदे ने 40 बॉल्स खेल ली ना सामने, मुझे लगता है कि कोई सी भी टीम आ जाए वहाँ से उस बंदे से बच के नहीं जीत सकती। और इसीलिए बस मैं एक बंदे पे यकीन रखता हूँ, फिन एलन। अगर वो ही खेलें भाई, मुझे लगता है कि अगर वो खेल जाए ना एक बार, मज़ा आ जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि भाई कोई तो आ गया, कोई तो आ गया, कोई तो आ गया यार। मतलब मैं भी वही उम्मीद कर रहा हूँ। एंड बॉलिंग में मतलब
केकेआर की बॉलिंग और एलएसजी की बॉलिंग अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट लाइक डोमेस्टिक सर्किट के ही बॉलर्स है सारे। ब्लेसिंग मुजरवानी में उनके तो पास बिल्कुल, है, हाँ। एलएसजी के पास तो ऑल डोमेस्टिक बॉलिंग यूनिट है एक तरह से। लेकिन बॉलिंग बहुत है। बट बॉलिंग वाइज प्रिंस भाई आंख बहुत दिखा रहे गजब। थे स्टब्स को। हाँ मतलब आप एक अनकैप्ड प्लेयर इतने बड़े साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को आंख में ऐसे आंख दिखा रहे हो तो भाई, और बॉलिंग अच्छी कर भी रहे थे वो। एग्जैक्टली ऑडेसिटी दिखाता है भाई कि वो कॉन्फिडेंट कितना है। और मोहम्मद शामी साथ में खेल रहे हो तो फिर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है कि भाई शामी भाई संभाल लेंगे जस्ट इन केस मेरे से कुछ हो भी जाता है। नहीं, अब शमी को तो मेरे को लगता है कि उनके अंदर जो 40 साल की उम्र में भी वो आ गया ना, 40, अरे रियल एज नहीं बतानी थी। वो कुछ अनबिलीवेबल है। और मुझे लगता है कि जब आपके अंदर ऐसा फायर हो ना तो फर्क पड़ता है नहीं कि आपकी एज कितनी है। उन्होंने बहुत कुछ किया इंडिया के लिए, और मैं चाहता हूँ, बहुत दिल से चाहता हूँ कि यार शमी इस बार पूरे आईपीएल बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और मुझे लगता भी है कि वो इस साल करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले ही मैच में पहली बॉल पर केएल राहुल को आउट कर दिया, फिर दूसरे मैच में क्या बॉलिंग करी है एसआरएच के ग्राउंड पर, दानवों के सामने, दानव कहे जाते हैं वो लोग, उनके सामने ऐसी बॉलिंग करी है, लग रहा था कि भाई 49 रन वाला रिकॉर्ड ना टूट जाए, बट होप सो तो नहीं टूटा। देखते हैं। ऋषभ पंत के बल्ले से रन्स आए थे पिछले मैच में, तो प्रोबेबली ही इज गोना कैरी द कॉन्फिडेंस फॉरवर्ड। थोड़े से डाउन थे, स्लो आए थे, बट लेट्स होप कि उनको वो कॉन्फिडेंस दे इनिंग्स, और आगे आने वाले मैचेस में वी कैन सी मोर एग्रेसिव ऋषभ पंत। खत्म करने से पहले अपना थोड़ा वो बता दो, अपने कल का मैच का थोड़ा सा ना वो बता दो, प्रेडिक्शन यार मेरे हिसाब से तो फिन एलन पे मैं थोड़ा सा रखना चाहूँगा, अपना दाव खेलना चाहूँगा कि ही इज गोइंग टू बी द वेरी क्रूशियल प्लेयर। आई हैव अ फीलिंग कि कहीं मोहम्मद शमी उनको अड़ा ना दे, बस ये एक डर है, बाकी तो फिन एलन मारेंगे। बट मुझे लगता है कि कल मैच जीतने वाली है भाई केकेआर, और आपकी बात से मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ कि कल एलन का बल्ला चलने वाला है, बस शमी से बच जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन बताना, और अगली इम्पैक्ट रिपोर्ट देखने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा, वो घंटी भी दबा देना। आ गए यार, हम डेली आ रहे हैं, बात कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मज़े आ रहे हैं यार। कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़ जाओ, उसके बाद हम लाइव भी जुड़ेंगे जल्दी आपके साथ, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्रिकेट विद फोर्जा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।